गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस अवस्था का 11वां टॉपिक चुंबकीय गुण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय गुण क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें जो है कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चुंबकीय गुणों की जो उत्पत्ति है उसका मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कैसा बिहेव करते हैं? एक माइक्रोमैग्नेट की तरह, एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। उनका चुंबकीय गुण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, तो वह चुंबकीय गुण जो है इलेक्ट्रॉनों के दो तरह की गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उनका चुंबकीय गुण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। पहला है उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने नाभिक के चारों ओर क्या करता है? अपने कक्षक में, अपने ऑर्बिटल में गति करता है। ठीक है, और उसका अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण। ठीक है, और वह अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण भी करता है, स्पिन भी करता है। ठीक है, तो उसमें दो प्रकार की गति होती है। जैसे आप देखें ध्यान से फिगर में, यह आपका नाभिक है, तो यह नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वह इस तरह से कक्षक गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिटल में ऐसे कक्षक गति करता है, घूमता रहता है। ठीक, यह एक प्रकार की गति हो गई। दूसरा गति है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमता रहता है। जैसे आप लट्टू नचाते हैं तो लट्टू जो है अपने अक्ष पर भी नाचता है और नाचते हुए दूर तक भी भागता है। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षक गति भी करता है और अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष के चारों तरफ चक्रण गति भी करता है। ठीक है, तो इन दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण वह शो करता है। ठीक है, जिससे वह सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक आवेशित कण होता है जिस पर माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक आवेशित कण है और उसमें जो है इस प्रकार की गति पाई जा रही है, तो इसको आप जो है एक छोटा विद्युत परिपथ के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ अस्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? अस्थायी चक्रण होता है और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है, अर्थात दोनों पाए जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ अस्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। ठीक, फिर इसका मान कैसे निकालेंगे? इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। ठीक है, ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है इसका मान क्या होता है? बहुत कम होता है। इसे मापे जाने वाले इकाई को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, इस चुंबकीय आघूर्ण को नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। म्यू बी से लिखा जाता है इसको, बोर मैग्नेटॉन को। ठीक है, और यह 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यह किसके बराबर होता है? 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय गुण के बारे में, इसमें आपने देखा कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है। ठीक है, इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्यों यह सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है? तो इसका कारण आपने देखा कि उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। पहला उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति के कारण और उसका अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण यह इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ अस्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय
आघूर्ण संयुक्त रहता है और इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। ठीक है, इसे मापे जाने वाली इकाई को बोर मैग्नेटान म्यू भी कहा जाता है और यह 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पदार्थों को चुंबकीय गुण के आधार पर कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? 5 वर्ग में बांटा जा सकता है। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय और पांचवा फेरी चुंबकीय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो आइए एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला है आपका अनुचुंबकीय के बारे में। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जब उनको चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाता है तो बहुत स्लो, बहुत धीमे गति से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही यह धीरे से चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए तो इनके अंदर जो चुंबक का गुण था वह समाप्त हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पदार्थ में अनुचुंबकत्व का कारण क्या है? तो पदार्थ में अनुचुंबकत्व का कारण जो है वह उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़ों में नहीं होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही पदार्थ जो है अनुचुंबकीय का गुण दिखाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की ओर धीमे से आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय का कारण एक अथवा अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय का उदाहरण देखें, O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ऐसे पदार्थ से कुछ उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तरफ नहीं जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो रहे हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं और इनमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाएगा जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जोड़ों में है और जिनमें ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे पदार्थ ही प्रतिचुंबकत्व का गुण दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो जाते हैं तो अपने चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे के कारण नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा जो है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है तो एक +1/2 और एक -1/2 को लिखते हैं स्पिन को उसको। ठीक है, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा ठीक उसके विपरीत दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देगा जिससे दोनों नष्ट हो जाएंगे, दोनों समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा प्रतिचुंबकीय के बारे में। अब हम देखते हैं लौह चुंबकत्व क्या होता है। तो कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, गैडोलिनियम,
CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत प्रबलता से, बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, गैडोलिनियम और CrO2। ठीक है, ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण होता है चुंबक की तरफ। इसके अलावा ये अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। इनको परमानेंट चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उसके धातु आयन जो हैं वे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। इन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है, लौह अवस्था में, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के छोटे आयन, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। इन्हें डोमेन कहा जाता है। देखिए ध्यान से, यह आप देखें क वाला फिगर, क वाले फिगर देखें, लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं, ठीक है, इनके जो छोटे हिस्से हैं वह सब एक साथ एक ही दिशा में, ठीक है, डायरेक्ट हो जाते हैं और यह डोमेन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह प्रत्येक डोमेन जो है यह एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वह धातु आयन छोटे खंडों के में एक साथ समूहित हो जाते हैं। इसके धातु आयन जो हैं वह छोटे खंडों में एक साथ क्या होते हैं, समूहित हो जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप से, ठीक है, अभिविन्यसित होते हैं। स्टार्ट में अगर देखा जाए तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो डोमेन होते हैं वह अनियमित रूप से रहते हैं। उनकी दिशा एक तरफ नहीं होती है। ठीक है, उनकी दिशा क्या होती है, अनियमित होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अनियमित दिशा है, कोई भी फिक्स नहीं है, तो अनियमित दिशा होती है उनमें लौह चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़ों में, ठीक है, अभी वो चुंबकित नहीं हुए हैं, अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। ठीक है, उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, निरस्त रहता है, क्योंकि उसमें डोमेन जो होते हैं वो अनियमित रूप से विन्यसित होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी जो डोमेन होते हैं, जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी डोमेन जो हैं चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। सभी डोमेन जो होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, अभिविन्यसित हो जाते हैं। सबका डायरेक्शन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया भी जाए तब भी जो है डोमेन का क्रम क्या होता है, बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ को हटा लेने के बाद भी जो डोमेनों का क्रम है वह बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वह अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जब इनको चुंबक के साथ रखा जाता है तो यह तेजी से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण कहा गया कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है नॉर्मल रूप से अचुंबकीय होते हैं और चुंबकित होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन होते हैं उनका डायरेक्शन जो है एक साथ नहीं होता, एक दिशा में नहीं होता है, वह आपस में निरस्त कर देते हैं। लेकिन उनके चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाते हैं। लेकिन जब लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये जो डोमेन होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। सबका डायरेक्शन एक तरफ हो जाता है
और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमनों का क्रम नहीं बदलता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमनों का क्रम बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है। प्रतिलौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे MnO, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के सदृश होती है। ठीक है, तो जो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रदर्शित करने वाले पदार्थ हैं जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें जो डोमेन की संरचना होती है वह लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसी होती है, लौह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अव्यवस्थित होते हैं। उनके जो डोमेन होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखें, इस डोमेन की दिशा इधर है तो ठीक उसके उल्टा बगल वाले डोमेन की दिशा है, ठीक उसके बगल में उसकी दिशा ठीक उल्टा है, फिर उसके बगल वाले की दिशा ठीक उल्टा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रभाव होगा वो इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा और इसका जो प्रभाव होगा इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा, इसका प्रभाव इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रभाव को आपस में क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। तो प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे मैग्नीज ऑक्साइड MnO में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, लेकिन उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यसित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट देखते हैं पांचवा, फेरी चुंबकत्व क्या होता है। फेरी चुंबकत्व, जब पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर, ठीक है, समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब पदार्थ में जो डोमेन है उनका संरेखण, जो डोमेन की दिशा है वह जो है समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान हो। ठीक है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसा न हो। ठीक है, कुछ लोग सीधे हो कुछ लोग उल्टे हो, इसी अभिक्रम न हो, उसी में उल्टा सीधा हो लेकिन वो निश्चित फिक्स पैटर्न न हो, तब ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ देखें, दो लोग जो हैं उस दिशा में हैं तो एक जो है उल्टे दिशा में है, ठीक, फिर उसके बगल वाला उसी दिशा में हो गया, फिर इसके बगल वाला भी उसी दिशा में हो गया, उसके बगल वाला उल्टे दिशा में हो गया। यह कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह प्रतिलौह चुंबकत्व में पैटर्न मिल रहा था, एक सीधा था एक उल्टा था, एक सीधा था एक उल्टा था, पैटर्न मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो फेरी चुंबकत्व हैं वह लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखें, Fe3O4 मैग्नेटाइट और फेराइट जैसे MgFe2O4, ZnFe2O4 ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो मैग्नेटाइट है, फेराइट है, इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकत्व बन जाते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है, तो जब फेरी चुंबकत्व पदार्थ को, जो फेरी चुंबकीय पदार्थ हैं, इनको जब आप गर्म करेंगे तो इनके अंदर जो फेरी चुंबकत्व का गुण है वह नष्ट हो जाता है, वे खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने फेरी चुंबकत्व देखा जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, जब पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है, जैसा आपने गौ में देखा। ठीक है, ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण में आपने देखा कि Fe3O4 मैग्नेटाइट और फेराइट जैसे MgFe2O4, ZnFe2O4। ठीक है, ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं। ये पदार्थ गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकत्व बन जाते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने
चुंबकीय के बारे में, चुंबकत्व के बारे में देखा। ठीक है, अब आपका चैप्टर जो है ठोस अवस्था का यह लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।